Hello students, once again welcome back to the Educational Institute. बच्चों हम लोग का लेक्चर बीच में काफ़ी इंटरप्ट हो गया है। काफ़ी टाइम गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग वापस आते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों लगभग फीमेल गैमेटोजेनेसिस टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके थे। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, चैप्टर कौन सा चल रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अप टू गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। चलिए तो उसी जोश के साथ एक बार लेक्चर को हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों होता क्या है? तो दिस इज पीरियोडिक साइकिल। दिस इज periodic cycle which occurs in human female. ह्यूमन फीमेल। बच्चों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे प्राइमेट्स में होता है, लेकिन हम सारे प्राइमेट्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग का रेफरेंस पॉइंट क्या है? ह्यूमन। तो हम ह्यूमन के रेफरेंस में बात करने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है? ह्यूमन फीमेल में चलता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम। स्टार्ट एट प्यूबर्टी। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या नाम देते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज नोन एज मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। ये मिनार्क लगभग 11 से 12 के एज में स्टार्ट होता है और मेनोपॉज इन बिटवीन 45 टू 50। जब फीमेल्स 45 से 50 के बीच में होती हैं तो उस टाइम पे ये मेनोपॉज उनमें होता है, जो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और प्यूबर्टी फीमेल के केस में लगभग 11 से 12 साल के आसपास स्टार्ट हो जाता। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल में ओवम या सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन के लिए। यूं बोले तो फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है और इसका रिलीजिंग होता है वो किस साइकिल के थ्रू होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। अब कैसे होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, वो फेजेस हम पहले देखेंगे। तो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं। कितने फेज? 4 फेज। चलिए हम फेज के बारे में बात करते हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज या इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट फॉलिक्यूलर फेज।
या इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड वन इज ओव्यूलेशन, that is release of ovum या secondary oocyte, that is release of secondary oocyte, and the last one is luteal phase। लास्ट फेज को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 1 से 5 दिन के आसपास चलता है, 1 to 5 days। फिर 6 to 13 डेज के आसपास, 6th to 13th डे के आसपास क्या चलता है? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। जो 14th डे होता है, 14th डे को ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवरी से ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज आ जाता है। तो ल्यूटियल फेज 15th डे से लेकर 28th डे तक रहता। और इस तरीके से हम लोग काउंट करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डेज में कंप्लीट होता। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। अब ये कैसे चलता है, कैसे इसका हार्मोनल कंट्रोल होता है, ये सब हम समझेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। कैसे? फ्लो चार्ट के थ्रू। चलिए तो समझते हैं कि ये चारों फेज कैसे अकर होते हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर। तो इसके लिए चाहिए हमें एक ब्लैंक पेज। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिक्यूलर फेज, ovulation, and the last one is luteal phase। तो मेंस्ट्रुअल फेज में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोमेट्रियल चेंजेस की। क्या? इंडोमेट्रियल चेंजेस की। इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है
वो रप्चर करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल चेंजेस यहां पर होते हैं, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन कर जाता है, और यही एंडोमेट्रियम जब ब्रेक डाउन करता है तो ब्लीडिंग के साथ ये ऊज आउट हो जाता है वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि इस स्टेज पे जो ओवेरियन हार्मोन का लेवल होता है वो एकदम लो होता है, एकदम लो होता है। ये लो क्यों होता है, ये लास्ट तक आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवेरियन हार्मोन्स में दो हार्मोन्स आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है एकदम लो होता है, किस फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज में। तो लो लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, लो लेवल ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल एकदम कम है, और एकदम कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन कर जाती है। क्या कर जाएगी? ब्रेक डाउन कर जाएगी। अब यही जो एकदम लो लेवल है एस्ट्रोजन का, ये एक्टिवेट करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा तो वहां से रिलीज होता है एक स्पेशल हार्मोन दैट इज कॉल्ड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेंजेस लाना शुरू कर देती हैं, कहां पे? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कैसी चेंजेस लाती हैं? तो ओवरी के अंदर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है किसका? फॉलिकल्स का, ग्राफियन फॉलिकल का। तो यहां पर ये FSH क्या करेगा? ओवरी के अंदर एक नए ओवम को बनाने की तैयारी करेगा। तो कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स ग्रुप में अरेंज होंगे जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। बाद में ये फिर अरेंज होंगे, बीच में एक कैविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और एक सेल एकदम सेंटर में लाई करना शुरू कर देता है इनका। इसको बोलते हैं हम क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये कैविटी थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, और इस कैविटी को हम नाम देते हैं क्या? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। अब लास्ट फेज में ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। अगल बगल के फॉलिकुलर सेल्स मिलकर सेंटर में एक प्रॉपर सेल को मैच्योर करा देते हैं, उसको हम दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स मिलकर क्या कर रहे हैं? सेंटर में एक सेल को मैच्योर करा रहे हैं, और यही सेल कौन सी है? सेकेंडरी oocyte है। कौन सी सेल है? सेकेंडरी oocyte। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया है तो इस टाइम इसका नाम देते हैं हम
ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलेंगे इसको हम? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और साथ ही साथ जिस टाइम जैसे ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर, उसी टाइम पे ये फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक समय आएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल पीक पे पहुंच जाएगा। और उस टाइम कब पीक पे पहुंचेगा? जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका। उस टाइम पे हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फिर से मैसेज देगा किसको? पिट्यूटरी को। इंडिकेट करता है कि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर सेकेंडरी oocyte पूरी तरीके से मैच्योर है, उसको बाहर निकलना है। क्या करना है? ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना है। अब इसको बाहर निकालने के लिए एक दूसरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट हार्मोन इज नोन एज LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां से रिलीज होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अब ये LH हार्मोन क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालेगा। सेकेंडरी oocyte को क्या कर दिया? बाहर निकाल लिया। और ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, अब इसको हम फॉलिकल ना बोलकर क्या बोलेंगे? कार्पस लूटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्पस लूटियम। तो ये हमारा है सेकेंडरी oocyte और ये क्या है? कार्पस लूटियम। ठीक। और ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब जब ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहां पर एक हार्मोन आप शुरू में और देखे थे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल अभी तक बढ़ा नहीं है, लो लेवल पे है। लेकिन कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता। इन दोनों हार्मोन के बढ़ने से होगा क्या? इन दोनों हार्मोन के बढ़ने से होगा क्या? तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ा था? एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा वैसे ही प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल की, मतलब फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बननी शुरू हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी? एंडोमेट्रियम लाइनिंग बननी शुरू हो जाएगी। कब? जब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब ये प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये और भी थिक हो जाती है। क्या हो जाएगी? और भी थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको ये उम्मीद होती है कि इन फ्यूचर हमें इंप्लांटेशन कराना है। मींस दैट जाइगोट को या एम्ब्रियो को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करता चला जाता है? डेवलप करता चला जाता है। अगर इन द केस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब तो नॉर्मल प्रेगनेंसी अटेन हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होता है? तो ये जो कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन हुआ है, ये कार्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं।
क्या करना शुरू कर देंगे, डीजनरेट करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होता है वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता चला जाता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, और इधर एस्ट्रोजन बनना यहीं पे बंद हो जाता है। तो इस लेवल पे जब प्रेगनेंसी नहीं अटेन होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिर जाता है और एस्ट्रोजन का भी लेवल गिर जाता है, जिसके वजह से ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कोई मेंटेन नहीं कर पाता। इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कोई क्या मेंटेन नहीं कर पाता। जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन नहीं होगी तो वापस से फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। फिर से ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, ये उस सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ था वो वेस्ट हो जाएगा, वापस से फिर नेक्स्ट मंथ में एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। और इस तरीके से ये हर 28 डेज पे अप्रॉक्स, ये 28 एक एवरेज है, कभी 30 भी हो सकता है, कभी 32 भी हो सकता है। तो ये जो साइकिल है ये पीरियोडिकली लगातार रिपीट करती जाती है। कब तक रिपीट करती है, जब तक कि प्रेगनेंसी अटेन नहीं हो जाती है, मींस दैट फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाती है। कब तक स्टॉप रहेगी, बेबी के बर्थ के बाद भी लैक्टेशन तक। कब तक, लैक्टेशन तक। एक तो बेबी का जब तक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो गया, बेबी का पार्चुरेशन नहीं हो गया, तब तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका ही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ केस में देखा जाता है कि ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। कब तक प्रोलॉन्ग्ड रहता है, लैक्टेशन पीरियड तक। कब तक, लैक्टेशन पीरियड तक। जब लैक्टेशन पीरियड भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहता है या खत्म हो जाता है, तब वापस से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता। तो ये कहानी थी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। होप दैट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि नहीं किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कुछ इसमें से नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। हाँ, एक पॉइंट और, ये एलएच का लेवल जब पीक पे चला जाता है, एलएच हार्मोन का लेवल पीक पे चला जाता है तो उसी को बोलते हैं एलएच सर्ज। और जब ये एलएच का लेवल पीक पे जाता है तभी ओव्यूलेशन होता भी है, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज, ठीक है। तो ये कहानी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया और हम पीछे देखे हैं स्पर्म का फॉर्मेशन भी हो चुका है, मींस दैट मेल गैमेट भी हमारे पास अवेलेबल है, फीमेल गैमेट भी अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना होगा, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन। चलिए, तो होप दैट इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम इसको डिलीट कर दें। एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए, यही कहानी चलती है। ये ओवेरियन चेंजेस है, ये मेंसेस है मतलब मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज। ये प्रोलिफरेटिव फेज है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है। फिर धीरे धीरे ये बनना स्टार्ट हो जाता है, सिक्रेटरी फेज मतलब ल्यूटियल फेज को ही बोलते हैं। इस फेज में देखिए एंडोमेट्रियम काफी हाईली डेवलप्ड कर चुका, काफी हाईली डेवलप्ड कर चुका। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखते जाइए, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसेस में क्या है, काफी लो है। प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एज यूजुअल कंटिन्यू रहता है। फिर ओव्यूलेशन के टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी काफी हाई रहता है। और इसी टाइम एलएच हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है। तो ओवम देखिए बाहर निकल गया है,
ओवम बाहर जैसे ही निकला उसके बाद स्टार्ट क्या हो जाता है, सिक्रीटरी फेज। और सिक्रीटरी फेज के टाइम पे किसका लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। किसका, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मेशन हुआ है कार्पस लूटियम का, ये कार्पस लूटियम क्या बनाना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वापस से दोनों हार्मोन्स फिर से ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, और ड्रॉप डाउन करने की वजह से ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसके कारण रप्चर कर जाती है। क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। और फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स दैट ब्लीडिंग फेज। पिट्यूटरी हार्मोन का भी लेवल देख लीजिए, दो हार्मोन के हम जिक्र किए थे, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच का देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में लेवल एकदम कम है। कहां पे बढ़ जाता है एफएसएच का लेवल, प्रोलिफरेटिव फेज में। प्रोलिफरेटिव फेज किसको बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज को। फॉलिकुलर फेज में क्या है, ये लेवल काफी हाई हो चुका है। फिर इसके बाद लेवल इसका डाउन चला जाता है, डाउन ही रहता है। एलएच हार्मोन सिर्फ एक जगह पे राइज अप होता है। कहां पे राइज अप होता है, जब इसको ओव्यूलेशन कराना रहता है, मींस दैट सेकेंडरी उसाइट को जब ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलना रहता। तो आप इसको भी चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये छोटी सी लाइन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती है, ये कहने को बस छोटी सी है। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज करना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये एक लाइन में हम लिखे हैं, बट एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, और इस फर्टिलाइजेशन को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें देखने होंगे इवेंट्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, कि कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो हेडिंग दीजिएगा, इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। Events occur during fertilization. Fertilization. कौन कौन से इवेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो सबसे पहला इवेंट है इंसेमिनेशन। क्या, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन। उसके बाद फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन।
ठीक उसके बाद एग्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन को ही पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट फेज हमारा होता है जाइगोट फॉर्मेशन का, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, ये टोटल फर्टिलाइजेशन 8 इवेंट्स में अकर होता है। इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन या इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस सेकेंड रुका हुआ है, अरेस्ट हो गया है मेटाफेज स्टेट में, कहां पे? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज स्टेज में रुका हुआ है क्या? सेकेंडरी बोल रहे हैं, मियोसिस सेकेंड। ये वहां पे वो अरेस्टिंग ब्रेकडाउन होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक नई पोलर बॉडी बनती है और फाइनली उस स्ट्रक्चर को, पोलर बॉडी के बाद जो कंप्लीट सेल, बड़ा वाला सेल बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवम। और उस ओवम से फाइनली फर्टिलाइज करेगा आपका स्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? जाइगोट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंसेमिनेशन को। किसको? इंसेमिनेशन को। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों? तो इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म को रिलीज किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, मीन्स दैट वेजाइना के अंदर। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ sperm into vaginal cavity, vaginal cavity। ठीक, अब लगभग एक बार में 2 to 3 ml स्पर्म रिलीज होता है, या हम ये बोल दें सीमेन, उसको बोलते हैं बेसिकली सीमेन। 2 to 3 ml सीमेन रिलीज होता है। इसी सीमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन? स्पर्म सेल्स। और इस 2 to 3 ml सीमेंस में लगभग 300 मिलियन to 400 मिलियन स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने मिलियन? 300 मिलियन to 400 मिलियन स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट ओवम तक कितने पहुंच पाते हैं, या सेकेंडरी oocyte तक बेसिकली हम बात करें तो कितने पहुंच पाते हैं? तो 300 to 400 में से, 300 to 400 मिलियन में से सिर्फ 100 मिलियन नहीं, सिर्फ 100। ये देखिए कितना, 300 to 400 मिलियन है। और इसमें से सिर्फ कितने पहुंच सकते हैं सेकेंडरी oocyte के पास? अप्रॉक्स 100। देखिए कितने का फॉल डाउन आ रहा है, सिर्फ 100 पहुंच सकते हैं सेकेंडरी oocyte तक, फीमेल गैमेट तक। तो बाकी के साथ क्या होता है सर? बाकी कहां चले गए? है ना क्वेश्चन, बाकी कहां चले गए? तो बाकी रास्ते में दम तोड़ देते हैं, मारे जाते हैं। कैसे मारे जाते हैं? तो आपको हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिस्कशन किए थे तो उस समय बताए थे कि जो फीमेल पार्ट में वजाइना है, जिसमें स्पर्म का रिलीज हो रहा है, ये वजाइना अपने अंदर एसिडिक कंडीशन मेंटेन की रहती है। और एसिड के कांटेक्ट में आते ही स्पर्म क्या होना शुरू हो जाते हैं?
डिग्रेडेट होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बात सही है कि सीमेन में बेसिक नेचर प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये उतनी जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं करा सकते हैं जितना कि सारा का सारा जो है स्पर्म उनको बचाया जा सके। एक तो इनका इफेक्ट कम होता है, ऊपर से वहां पर वजाइना में एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, तो बहुत सारे स्पर्म मारे जाते हैं। फिर भी कुछ स्पर्म बच जाते हैं, और इन बचे हुए स्पर्म में कितने बचते हैं? लगभग 100 के आसपास, 100 के आसपास। अब ये कैसे पहुंचते हैं ओवम तक? क्योंकि ये तो एक तरीके से देखा जाए तो अपर साइड मूवमेंट है, मींस दैट एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है। तो ऊपर की तरफ ये कैसे जाते हैं? तो दो मूवमेंट के थ्रू, सॉरी, दो कंडीशन के थ्रू जाते हैं। एक तो स्पर्म सेल को आप देखे हो कि स्पर्म सेल में टेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टेल। ये टेल करता है लैसिंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? लैसिंग मूवमेंट। अब ये लैसिंग मूवमेंट के थ्रू ये आगे की तरफ अपने आप को पुश करता है, जैसे सांप पुश करते हैं ना बॉडी को आगे की तरफ, पीछे से कांटेक्ट करेंगे आगे फेंकेंगे, पीछे से कांटेक्ट करेंगे आगे फेंकेंगे। उसी तरह से स्पर्म भी क्या करता है कि कांटेक्ट करके पीछे से आगे की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, रिलीज करने की कोशिश करता है। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? लैसिंग मूवमेंट। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्शन जो सीमेन रिलीज हुआ है, ये सीमेन के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन। सीमेन के अंदर क्या प्रेजेंट था? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से रिलीज हुए थे? तो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हुए थे। कहां से? प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या? कॉन्ट्रैक्शन। कहां कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ये? तो वजाइनल कैवॉल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है तो वो और फैसिलिटेट करता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए। तो स्पर्म का मूवमेंट और फैसिलिटेट होता है, और स्पर्म फाइनली आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो कहां पहुंचने की कोशिश करता है? सेकेंडरी oocyte के पास। कहां पहुंचता है? सेकेंडरी oocyte के पास। ये कैसे खोज पाता है? सेकेंडरी oocyte को कैसे खोज पाता है? तो सिर्फ लैसिंग मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आगे चलकर इनके साथ कैपेसिटेशन होता है और फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजेशन, सॉरी, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन अकर होता। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, कैपेसिटेशन क्या होता है? क्या होता है कैपेसिटेशन? तो कैपेसिटेशन क्या होता है? एक्चुअल में जो स्पर्म है, स्पर्म सेल, इनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए एंजाइम्स। ये एंजाइम्स मूलतः कहां है? वेजाइना में है। लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स काफी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? काफी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। हर टाइप के एनिमल्स के स्पर्म का उसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो अलग टाइप का होता है। क्या होता है? अलग टाइप का होता है। तो इसके लिए, इसके डाइजेशन के लिए स्पेशल एंजाइम से प्रेजेंट होती है वेजाइना में। तो जब ह्यूमन का स्पर्म आएगा तो ये पहचान लेंगे एंजाइम्स, और जब पहचान लेंगे तो ये क्या करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन का जो, सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो ऊपर लेयर जमे हुए हैं इनको ये काटना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? काटना शुरू कर देंगे। और जब ये कटना शुरू हो जाती हैं तो फाइनली यहीं से स्टार्ट हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्या स्टार्ट हो जाता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म।
तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, सीधी सी बात है कि पहचाना जाता है कि ये हमारे ही स्पीसीज का स्पर्म है कि दूसरे स्पीसीज का स्पर्म है। जब पहचान जाती है बॉडी कि हमारे स्पीसीज का स्पर्म, कैसे पहचानती है, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक एंजाइम है, उसी स्पेसिफिक एंजाइम से ये काटा जा सकता है। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म का ये स्पर्म होता, दूसरे स्पीसीज का स्पर्म होता, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए जो इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस पे अकर नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है, वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो जब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर हट जाती है वाया एंजाइम्स, तो स्पर्म क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब है ये अपना काम अब शुरू करेंगे। अभी तक ये अपना काम नहीं कर रहे, सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कैपेसिटेशन के बाद स्टार्ट होता है क्या, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो ये जो आपका स्पर्म है, स्पर्म रिलीज करना शुरू कर देता है क्या, एंटी फर्टिलाइजिन। जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करती रहती है फर्टिलाइजिन। क्या रिलीज करती रहती है, फर्टिलाइजिन। मान लीजिए यहां पे आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ये क्या रिलीज कर रही है, इसको बस समझ जाइए, सेकेंडरी oocyte अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर। यहां से रिलीज हो रहा है फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन को काउंटर करते हुए कौन आ रहा है, ये फैली हुई है ये केमिकल्स। तो इन्हीं केमिकल्स को सूंघते हुए या पहचानते हुए स्पर्म इनकी तरफ मूव करता चला जाता है। इनकी तरफ क्या कर रहा है, मूव करता चला जा रहा है। फाइनली ये खोज लेता है, पहचान लेता है कि नहीं, सेकेंडरी oocyte कहां पे है, फीमेल गैमेट कहां पे है। लेकिन जैसे ही ये कहां आता है, फीमेल गैमेट के पास, इसको बहुत सारे दीवार दिखाई देते हैं। अरे हम तो फ्यूजन करने आए थे, ये तो चक्रव्यूह सब दिखाई दे रहा है, इनको काटा कैसे जाए, ये इनको काटा कैसे जाए। तो इस चक्रव्यूह को काटने के लिए वो अपने साथ हथियार लेकर आए हैं। ठीक है, वो अपने साथ हथियार लेकर आए हैं। तो मतलब ये अभिमन्यु बनने नहीं आए हैं, ये क्या बनने आए हैं, अर्जुन बनने आए हैं। मतलब इनके पास हर दीवार का जवाब है। क्या है जवाब के नाम पे इनके, तो स्पर्म के पास होता है, स्पर्म के पास सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर, एक्रोसोम के अंदर 3 स्पेशल एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन सी, एक कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा हाइल्यूरोनिडेज, और तीसरा जोनालाइसिन। ये तीन इनके पास खतरनाक हथियार हैं। कौन कौन से, कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। इनसे तो काम कर ही देंगे ये लोग सेकेंडरी oocyte के दीवारों का। कैसे काटेंगे, चलिए देखते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम सेकेंडरी oocyte का। यह है सेकेंडरी oocyte, इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा।
और सबसे ऊपर कुछ फॉलिकुलर सेल्स जब ये रिलीज हो रहे थे ग्रेफियन फॉलिकल से, तो इनको घेरी रहती हैं कुछ फॉलिकल सेल्स, और यहां पर उनको फॉलिकल सेल्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। उन्हीं फॉलिकल सेल्स को यहां पर हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना रेडिएटा कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज की रहती हैं अपने चारों तरफ, जिसके थ्रू ये आपस में चिपकी रहती हैं। और वो स्पेशल केमिकल्स क्या होते हैं? ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड, ये हाइल्यूरोनिक एसिड ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स को आपस में चिपका के रखती हैं। क्या करती हैं? चिपका के रखती हैं। अब यहां से हम 3 एंजाइम की बात किए थे, कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज, जोनालाइसिन। तो जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है ये एक्चुअल में किसके लिए है? हाइल्यूरोनिक एसिड के लिए। हाइल्यूरोनिक एसिड को काटने के लिए, छांटने के लिए क्या लेकर चला ये? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज के हेल्प से क्या कर देगा? ये काम तमाम कर देगा। किसका? हाइल्यूरोनिक एसिड का। डिस्क्या। फिर कौन मिला इन्हें? कोरोना। कौन मिला? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के लिए, काटने पीटने के लिए इनके पास क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। गुड। इसको भी काटेगा, काट छांट देगा सबको। फिर जब ये कटा, सपोज यहां पे स्पर्म सेल आ रहा है, ये इसको काटा, काटने के बाद यहां तक ही वो आया। ठीक, यहां तक आया तो इसको सामने क्या दिख रहा है? जोना पेल्यूसिडा। क्या दिख रहा है? जोना पेल्यूसिडा। कहता है रुको तुमको भी बताते हैं। जोना पेल्यूसिडा को भी काटेगा, क्योंकि इसके पास एक और स्पेशल एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड जोनालाइसिन। इसको भी डिजॉल्व कर देगा। क्या? जोनालाइसिन भी खत्म। और फाइनली कहां तक ये आ जाते हैं? विटलाइन मेम्ब्रेन तक। कहां आ गए? विटलाइन मेम्ब्रेन तक। विटलाइन मेम्ब्रेन के को ये कर देते हैं डिसॉल्व। एक्चुअल में डिसॉल्व नहीं करते हैं, होता क्या है यहां पे? ये एक यहां पर जैसे ये टच करता है किसको? विटलाइन मेम्ब्रेन को। जैसे ही टच करता है यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? फर्टिलाइजेशन कोन का। किसका फॉर्मेशन होता है? फर्टिलाइजेशन कोन का। हम लिखे कहां इसको? चलो यहीं पे लिखते हैं। ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनको इरेज करते हैं। फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन। जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन कोन बनता है उसी टाइम पे एक यहां पर स्पेशल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल चेंजेस। वो चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस ये होते हैं कि जो ये विटलाइन मेम्ब्रेन था ये अभी तक पोलराइज्ड कंडीशन में था। क्या था? पोलराइज्ड था। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हुआ, या यूं कहें कि स्पर्म सेल टच किया किसको? विटलाइन मेम्ब्रेन को, ये डीपोलराइज्ड हो जाता है। डीपोलराइज्ड होने से क्या फायदा है सर?
तो डीपोलराइजेशन होने से यह फायदा है कि हमने बोला कि सेकेंडरी साइट तक 100 स्पर्म जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी साइट तो एक ही ठो है ना, 100 ठो आके करेंगे क्या, 100 फर्टिलाइज करेंगे नहीं, तो एक ही करेगा फर्टिलाइज। लेकिन जो पहले पहुंच गया विटलाइन मेम्ब्रेन तक, वो क्या कर देता है, सडन ब्लॉक क्रिएट करा देता है, किसके लिए, फर्दर कमिंग स्पर्म सेल्स के लिए। जो आने वाली स्पर्म सेल्स हैं उनको रोक देता है। कैसे रोक देता है, क्योंकि ये विटलाइन मेम्ब्रेन क्या कर जाती हैं, डीपोलराइज्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड हो जाएंगी और ये रोक देंगी किसको, ब्लॉक फर्दर स्पर्म सेल्स, ब्लॉक फर्दर स्पर्म सेल्स, बाकी स्पर्म सेल्स को रोक देंगे। इस ब्लॉक को बोलते हैं सडन ब्लॉक। क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक या सडन ब्लॉक, इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। क्या बोलेंगे, फास्ट ब्लॉक, तुरंत रोक देता है। और उसी टाइम पे जब ये रुक गया, ये जो कोन बना था, ये कोन 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा और कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन कोन बना था, इसके अंदर का न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये कहां घूमकर आ जाते हैं, इसके अंदर। कहां घूमकर आ जाएंगे, ओवम के अंदर। बाकी चीज अब बाहर ही रुक जाएगा। तो अंदर क्या क्या आएगा, अंदर क्या क्या आ गया, स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल। जैसे ही अंदर आता है वैसे ही जब सेंट्रियोल अंदर आ गया, ये अंदर आ गए, तो उस समय स्टार्ट हो जाता है यहां पर नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या स्टार्ट होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा कि एक्चुअल में इस ओवम में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कैल्शियम आयन के जब ये एंटर करता है तो ओवम के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, और ये जब टूट जाते हैं तो इनके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से जो सब्सटेंस रिलीज होती हैं, ये सब्सटेंस जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं कहां पे, विटलाइन मेम्ब्रेन के अगल बगल, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरीविटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस, यहां पर जमा होना शुरू हो जाती हैं क्या, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के जो भी सिक्रीशन है वो जब इकट्ठा होना शुरू हो जाती है कहां, पेरीविटलाइन स्पेस में, तो ये फॉर्म कर देती हैं क्या, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये जो पूरा बनता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या विटलाइन मेम्ब्रेन काफी मोटी हो जाती है, विटलाइन मेम्ब्रेन जब मोटी हो जाती है तो उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये क्यों बनती हैं, तो जब ये इकट्ठा होके ओवम के सॉरी सेकेंडरी साइट के बाहर उसके दीवार को काफी मोटी कर देंगी, तो फर्दर स्पर्म कभी भी इनके अंदर अब दोबारा एंटर नहीं कर सकता है, और इसी चीज को बोलते हैं क्या, स्लो ब्लॉक। क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक।
तो दो ब्लॉक होता है, फास्ट ब्लॉक ड्यू टू डीपोलराइजेशन, स्लो ब्लॉक ड्यू टू कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल रिएक्शंस के थ्रू स्लो ब्लॉक होता है, और फास्ट ब्लॉक किसकी वजह से होता है? डीपोलराइज्ड कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम फाइनली कहां जा रहे हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, अब हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके कुछ चीजें हमें इरेज करनी पड़ेंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि एक्चुअल में जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्ट हुआ रहता है। सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हुआ रहता है कहां पे? मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड में। तो यहां पर क्या होता है? मेटाफेज डीएक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होता है। रिलीज मेटाफेज डीएक्टिवेटिंग फैक्टर जो इसको डीएक्टिवेट करता है, और क्या रिलीज करता है? एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज डीएक्टिवेटिंग फैक्टर मतलब मेटाफेज पे जो अरेस्ट हुआ था उसको ब्रेक करता है। और क्या रिलीज होता है? एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। मींस दैट यहां से स्टार्ट होगा क्या? एनाफेज सेकेंड। अब एनाफेज सेकेंड कंप्लीट होगा, एनाफेज सेकेंड के बाद टेलोफेज कंप्लीट होगा। टेलोफेज बनते ही डाइकाइनेसिस, उसके बाद दो सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? दो सेल। सॉरी, साइटोकाइनेसिस, हम डाइकाइनेसिस बोल दिए हैं, साइटोकाइनेसिस होगा। दो सेल बनेंगे, एक छोटी सी सेल बनती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोलर बॉडी, और जो बड़ी वाली सेल बनती है उसको बोलते हैं ओवम। क्या बोलेंगे? फाइनली जो नई सेल बनकर एनाफेज के बाद टेलोफेज, एनाफेज प्रमोट्स एनाफेज, फिर उसके बाद टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल, एक बड़ी सी सेल, एक छोटी सी सेल। छोटी सी सेल को बोलते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी पोलर बॉडी वेस्ट हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं है, बाहर चली जाती है। जो बड़ी वाली सेल है इसी सेल को बोलते हैं क्या? ओवम। और इसी के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब इसी न्यूक्लियस से कौन आकर फर्टिलाइज करेगा? मेल स्पर्म या स्पर्म का न्यूक्लियस। कौन फर्टिलाइज करेगा? स्पर्म का न्यूक्लियस। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। तो बाकी चीजों को इरेज करते हैं। तो ये जो बन गया है ओवम, ओवम के पास अपना न्यूक्लियस है, इसी के अंदर हमारा पहले से ही प्रेजेंट है कौन? मेल न्यूक्लियस।
ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एम्फीमिक्सिस। क्या होगा? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन का जैसे न्यूक्लियस हो गया, वैसे ही ये सेल आपका किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट सेल में। किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। और हमें यही देखना था, जाइगोट का फॉर्मेशन। ये कैसा कंडीशन है? 2n कंडीशन है। स्पर्म का कंडीशन कैसा था? n कंडीशन था। ओवम का कंडीशन कैसा था? n कंडीशन था। हैप्लॉइड थे दोनों। अब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तब क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गए, मतलब 2n कंडीशन। कैसी कंडीशन है इनकी? 2n कंडीशन। अब फर्दर यहीं से डेवलपमेंट होगा इनका। पहले क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद प्राइमरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट होगा। और जब कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो फीटस क्या होता है? पर्चुरेट आउट होता है, पर्चुरेशन होगा उसका, और एक यंग वंश का जन्म होगा, एक यंग वंश का फॉर्मेशन होगा। तो आज की कहानी सिर्फ कहां तक? जाइगोट तक। कल हम लोग देखेंगे इसके आगे की प्रोसेस, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग बात करेंगे किसकी? सबसे पहले क्लीवेज की। किसकी? क्लीवेज की। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो आज हम लोग पढ़े मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स या फेजेस। कितने फेजेस थे? 4 फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को ही सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, और फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो इवेंट्स की बात फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंसेमिनेशन, इंसेपिनेशन के बाद कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के बाद फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन, उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद मियोसिस सेकेंड का कंप्लीशन। मियोसिस सेकेंड के कंप्लीशन के बाद फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन। तो यहीं पे आज हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीवेज की, फिर इम्प्लांटेशन की। तो थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।